हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले अब तक हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 01, 02, 03 अपलोड किया है, विच टॉक्स अबाउट चार्जेस एंड देयर ट्रांसफ़र। वो फर्स्ट लेक्चर है। फिर उसमें थोड़ा हमने कूलम्स लॉ का इंट्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मोर देन टू चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है तो कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। फॉर दैट वी हैव स्टडीड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज वेल। ओके, उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कोई चार्ज है, रेस्ट पे है, तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाया द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 01 से 03 तक के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग 04 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नए कॉम्बिनेशंस में फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो चार्जेस आ जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पता चला तो उस डाइपोल का जो फील्ड है वो कैसे दूसरे फील्ड से इंटरैक्ट करता है वो हमको थोड़ा एक आइडिया समझना है। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है कॉल्ड एज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन। तो आज हमको 2-3 डेरिवेशंस करने हैं इस लेक्चर में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका डेरिवेशन करना है, उसमें 2 डेरिवेशंस आएंगे, और एक टॉर्क का डेरिवेशन करना है। तो ये 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर डायरेक्टली। चलो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल बार बार यूज़ कर रहे हो या बार बार तुमने देखा भी होगा, तुम केमिस्ट्री में भी देख रहे होगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो या बेसिकली वो एक डाइपोल होता है जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। So similarly we have an electric dipole. What is an electric dipole? Electric dipole is defined as two equal and opposite charges separated, ध्यान देना इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, separated by a very small distance. okay? मतलब 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को अगर रखा और बहुत क्लोज रखा है, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो द कॉन्फ़िगरेशन दैट दे विल फॉर्म और द कॉम्बिनेशन दैट दे विल फॉर्म और द सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट दे विल फॉर्म, दैट थिंग इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कैसा दिखेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये एक -q चार्ज है और ये दूसरा एक चार्ज है +q एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, दिस डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डाइपोल लेंथ, और हम इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2l से डिनोट करते हैं। क्यों 2l से डिनोट करते हैं? क्योंकि इस डाइपोल का एक सेंटर होता है जिससे दोनों चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और वो डिस्टेंस जो होती है दैट इज टर्म्ड एज l। ओके, सो l इज लेंथ ऑफ और बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड 2l इज टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे q क्या है? q इज चार्ज ऑफ द डाइपोल और चार्जेस ऑफ द डाइपोल, एंड दिस 2l इज टर्म्ड एज डाइपोल लेंथ। ठीक है, जिसमें से l क्या है? l इज डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई तुमको बताएगा नहीं, और आई डोंट थिंक बताने का ज़रूरत भी है, बट स्टिल मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर रहे। जब मैं यूज़ करूँ टर्म, जैसे एल यूज़ करूँ कहीं, तो तुम फंसो ना कि एल क्यों आ गया या एल है क्या, अलग से एल क्यों ले लिया सर ने जबकि 2l है। एंड सी इज़ सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल। मैंने यहाँ सारे टर्म्स तुमको बता दिए हैं जो जो नेसेसरी होने वाले हैं डेरिवेशन में। अब इस डाइपोल के रिलेटेड क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे ये डाइपोल है तो ऑफ कोर्स इसके से बहुत सारे डाइपोल्स होंगे ना, तो हर डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
हर डाइपोल का हम चार्ज पकड़ के मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हर डाइपोल का हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं जो उसका स्ट्रेंथ बताता है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल p। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ गिवन बाय q इंटू 2L which is the dipole length. So charge on the dipole multiplied by dipole length is defined as its dipole moment. तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा डाइपोल्स का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेसिकली कपलिंग वगैरह का सीन है या कपलिंग वगैरह का सिचुएशन आता है। जैसे इन चार्जेस को मैं दूर कर दूँ, तुम बोलोगे सर 2L बढ़ाएंगे तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 12 बढ़ाने पे होता क्या है, 12 बढ़ाने पे इनकी कपलिंग लूज होने लगती है और ये डाइपोल रह ही नहीं जाते हैं। मतलब डाइपोल का डेफिनेशन ही है ना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो जब तक ये डिस्टेंस स्मॉल है ना, तब तक ये सिचुएशन हम लोग डाइपोल जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मत पकड़ के चलना कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L। हाँ, Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पकड़ के चलना। ठीक है, चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो 2L वेक्टर है ये क्या है, सो दिस 2L वेक्टर इज डाइपोल लेंथ वेक्टर। जो मैंने यहाँ लिखा है इसी का वेक्टर फॉर्म है, डाइपोल लेंथ वेक्टर। ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एंड रिमेंबर इट इज़ ऑलवेज दिस वे, मतलब जो डाइपोल का लेंथ है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मेजर होता है। तो अगर मैं 2L वेक्टर बनाऊँ तो ये वो वेक्टर बनेगा जो इधर से इधर जा रहा है, मतलब 2L वेक्टर माइनस Q से प्लस Q की तरफ जाने वाला वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे कोई भी डाइपोल उठाओ तुम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह डाइपोल मोमेंट और डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन सेम होता है। तो यहाँ से P का डायरेक्शन जो मिल रहा है, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग और डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव और माइनस Q टू प्लस Q। ठीक है, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपोल के केस में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा। SI यूनिट यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, ये चार्ज है, ये लेंथ है, तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा SI यूनिट। इसका और एक यूनिट फेमस है बहुत, दैट इज़ कॉल्ड एज D बाय, जो हम लोग देखते हैं। D बाय हम लोग एटॉमिक स्केल पे यूज़ करेंगे या मॉलिक्यूलर स्केल पे, तो यूजुअली डाइपोल मॉलिक्यूलर स्केल पे ही एग्जिस्ट करता है। तो यूजुअल जो ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है वो D बाय ही है। तो हम लोग देखेंगे 1 D बाय का कन्वर्जन कितना है। पहले इतना कॉपी कर लो सब लोग डाइपोल के बारे में, फिर हम डाइपोल की फील्ड भी निकालेंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। जस्ट कॉपी इट, पॉज करके नोट डाउन करो। ओके, आई होप नोट डाउन किया सबने। मैं ये छोटे छोटे टर्म्स मिटा के यहीं मैं यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा Q इंटू 2L। ठीक है, SI यूनिट आ जाएगी कूलम मीटर। ठीक है, और एक यूनिट होता है दैट इज़ D बाय, सो रिमेंबर डाइपोल मोमेंट, और मैं यहीं पे P ही लिखता हूँ, P इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन D बाय, ये इसका यूनिट है और इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 D बाय इज़ 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। मतलब D बाय जो है वो छोटी यूनिट है। तो ऑफकोर्स छोटी यूनिट मतलब लेंथ बहुत ही छोटा होता है। लेंथ जब एंगस्ट्रॉम में जाता है, चार्जेस जब 10 पावर माइनस 10 कूलम में जाते हैं, तब जाके ये तुमको वैल्यू मिलती है। या चार्जेस जब -19 -18 कूलम में जाते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग मॉलिक्यूलर चार्जेस का बात करें। जैसे मॉलिक्यूल्स पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैंने H2O मॉलिक्यूल उठाया, तो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, -2e, और एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरे हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो वहाँ जो चार्जेस हैं दोज आर बेसिकली इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -19, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स, तो मतलब 10 पावर -10। तो वहाँ ये यूनिट ज़्यादा यूज़फुल है। वहाँ हम बार बार 10 पावर -30 कूलम मीटर, 10 पावर -30 कूलम मीटर नहीं लिखेंगे, वहाँ डायरेक्टली D बाय में यूनिट होता है। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा ये यूनिट तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ तो फिज़िक्स के कैलकुलेशंस के लिए तुमको डायरेक्टली SI में कन्वर्ट करना ही है।
तो अगर डी बाय में दिया है तो भी तुम एसआई में कन्वर्ट करोगे। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा अबाउट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? दीज आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उनका एक स्ट्रेंथ होता है मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय Q इंटू 2L, और इसका जो डायरेक्शन होता है क्वांटिटी का वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। मतलब जो P वेक्टर होगा वो -Q से +Q की तरफ जाएगा। इसका ऐसा यूनिट कूलम मीटर, और दूसरा स्मॉलर यूनिट है डी बाय विच इज़ हैविंग अ कन्वर्जन फैक्टर 1 डी बाय इज 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ओके, तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डेरिवेशंस जो हैं वो देखते हैं चैप्टर के। मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं देख के आओ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया है अच्छे से। और ये लेक्चर्स सुन रहे हो तो ऐसे बैठ के सुनो मत खाली। इट्स बेटर कि अगर तुम बुक और पेन लेके बैठो और नोट्स भी बनाओ साथ में, देन दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। तुम्हारा फिज़िक्स का पढ़ाई यहीं से पूरा हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और क्या दूँ मैं महंगाई के ज़माने में। चलो let's go for the next one. We are going to find electric field, okay, electric field due to an electric dipole. हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, अब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं। मतलब जहाँ दो पॉइंट चार्जेस हैं मेरे पास, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी समझते हैं। दो पोजीशंस पे फील्ड निकालनी है। फर्स्ट केस ले लेते हैं along the axial line or on a point, at a point on axial line। ठीक है, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया मैंने, मतलब डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया तो क्या होगा मैं बता देता हूँ यहाँ शॉर्ट में। एक्सिस और इक्वेटर क्या होंगे, जैसे ये मेरे दो चार्जेस हो गए तो ये मेरा डाइपोल हो गया, राइट। तो इसके लेंथ के अलॉन्ग ये -Q ये +Q, तो इसके लेंथ के अलॉन्ग जो लाइन जा रही है इसी को बोलते हैं इसका एक्सिस, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हो गया एक्सिस और ये हो गया इक्वेटर। तो आई होप इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजी सा बात है। यही एक्सिस वाले के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वेटर वाले के लिए करेंगे, ठीक है। चलो एक्सिस वाला देखते हैं। यहाँ मेरे पास है -Q चार्ज और इससे 2L डिस्टेंस पे मेरे पास है +Q चार्ज, ठीक है। ये -Q और ये +Q दो चार्जेस हैं और इनका ये सेंटर है, ठीक है। तो तुमको एग्ज़ाम में हमेशा सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा, तुमको कभी डाइपोल लेंथ के टर्म्स में डिस्टेंस नहीं दिया होगा या किसी चार्ज से डिस्टेंस नहीं दिया होगा, तुमको उनके सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा। तो सपोज़ सेंटर से ये इस पॉइंट पे कोई एक, इस एक्सियल लाइन के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, लेट्स जस्ट से दिस इज़ पॉइंट P, और सेंटर से ये पॉइंट P R डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमको इतना पता है। अब हमको और कुछ पता है, जैसे ये डिस्टेंस L है ना, ये भी डिस्टेंस L है, यस और नो, ये सब पता है ना, ठीक है। इसका एक डाइपोल मोमेंट है, क्या डाइपोल मोमेंट है, P वेक्टर। तो P वेक्टर कहाँ जाता है, P वेक्टर जाता है -Q से +Q की तरफ, तो मैंने वो वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया इधर, ठीक है। चलो मुझे इस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है, फाइंड करते हैं। सो एट पॉइंट P, पहली बात तो फील्ड दो चार्जेस की वजह से आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैसे कैलकुलेट कर रहे थे पिछले लेक्चर में, अगर तुमने देखा हो तो ठीक है, वरना AC सर्किट 03 में यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जहाँ वो मूव करता है, और जिस स्ट्रेंथ से मूव करता है, जिस फोर्स से मूव करता है, वही उधर फील्ड हो जाती है। तो जैसे इस पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो पॉजिटिव चार्ज है +Q, ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो फील्ड इधर जाती हुई मिलेगी। तो ये हो गई मेरी E पॉजिटिव। वेरएज नेगेटिव की वजह से फील्ड में इस पॉइंट पे निकालो तो फील्ड इधर जाती हुई मिलेगी E नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। ओके, मैंने इस फील्ड का एरो थोड़ा बड़ा बनाया है, इस फील्ड का एरो थोड़ा छोटा बनाया है, सिंपल सा लॉजिक है। ये चार्ज इस पॉइंट से नज़दीक है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है ना,
मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। मतलब पॉजिटिव वाले की फील्ड स्ट्रांग होगी, नेगेटिव वाले की फील्ड वीक होगी। और यही कंक्लूजन तुमने अगर पकड़ लिया तो तुम्हारा डेरिवेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज निकालूं या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालता हूं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q पॉजिटिव अपॉन डिस्टेंस कितना है, ज़रा डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक r है, बट ये चार्ज कितना पीछे है, ये L डिस्टेंस पीछे है ना, सेंटर पे थोड़ी ये चार्ज सेंटर से L डिस्टेंस पहले पड़ जा रहा है। सो दिस विल बी r माइनस L द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड। अगर वेक्टर साइन लगाना है यहाँ तो डायरेक्शन तुम लिख दोगे टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ये टूवर्ड्स राइट है। व्हाट अबाउट दिस वन, माइनस की वजह से फील्ड E माइनस, ये हो जाएगा 1/4πε0। इसका भी चार्ज का वैल्यू Q ही है, बट इस बार डिस्टेंस देखो R प्लस L हो जाएगा ना, सेंटर R डिस्टेंस पे है बट ये माइनस Q और L डिस्टेंस आगे है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किधर है, डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। बस यही दो बातें हैं। अब डायरेक्शन हटा दो। क्यों डायरेक्शन हटा सकते हैं हम, क्योंकि हमको पता है डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दिस विल बी व्हाट, EP इज इक्वल टू E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि पॉजिटिव वाले का फील्ड स्ट्रांग है और नेगेटिव वाले का फील्ड वीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दिया है। ओके फाइन, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन करो। देयरफॉर E एट पॉइंट P विल बी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1/4π, या एक काम करता हूँ मैं, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है तो मैं डायरेक्टली कॉमन लेके लिखूँ। सो दिस विल बी 1/4πε0, अंदर आ जाएगा Q भी कॉमन है, ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो Q/4πε0 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक इजी जा रहा है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन निकालना है। सो दिस इज Q/4πε0, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस ना, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है मैं दोनों को ऐसे ही लिखता हूँ पहले, R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट एक्सपांड करने का टाइम आ गया है तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। EP विल बी Q/4πε0। देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R इंटू L, राइट, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2R इंटू L, राइट, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा, दिस इज़ A माइनस बी, दिस इज़ A प्लस बी ना, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा R माइनस L का रेस टू, सॉरी ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करो, क्या आ जाएगा, Q/4πε0, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है 2RL, यहाँ से मिल रहा है 2RL यानी 4RL। सो 4R इंटू L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेस टू स्क्वायर या रेस टू 2। ठीक है, फाइन, सिंप्लीफिकेशन हो गया है, ये फाइनल एक्सप्रेशन हमको आ रहा है। ज़रा देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके
जैसे इसमें से कुछ फैमिलियर क्वांटिटी दिख रही है, क्या दिख रही है फैमिलियर क्वांटिटी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 4RL में से मैं 2R अलग रखता हूँ और 2L अलग रखता हूँ, तो Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी देखी हुई लग रही है Q इंटू 2L, ये हमको पता है डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आता है 2R, यानी इसको मैं लिखता हूँ 2P इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन मिला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है ना, कूलम्स कांस्टेंट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 2kP इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे सिंप्लीफाई करने पे। फिलहाल तो ये एक्सप्रेशन मिल गया है हमको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। 2k इंटू डाइपोल मोमेंट R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये लिख लो। फिर हम थोड़ा डायरेक्शन पे डिस्कशन करते हैं, कॉपी करके नोट डाउन करो। ओके, इतना नोट डाउन हुआ है। थोड़ा मैं कुछ बातें करता हूँ इस पर, बातें मतलब इन जनरल क्या है, कैसे है ये एक्सप्रेशन, क्या बता रहा है हमको। ठीक है, जैसे यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन मिला है ये किसी भी जनरल R और L के लिए है ना, मतलब L की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे डाल दो, R की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे डाल दो, तो हमको डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट P। अच्छा, इसका डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन किधर है, हमको समझ में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड स्ट्रांग है, नेगेटिव का फील्ड वीक है, मतलब इसका फील्ड पॉजिटिव के डायरेक्शन में है। तो अगर पॉजिटिव के डायरेक्शन में है तो यही डायरेक्शन तो डाइपोल मोमेंट का भी हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म अगर तुम लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k इंटू R इंटू P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू होल स्क्वायर। देखो वेक्टर साइन लगा दिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है पॉजिटिव की वजह से रिजल्टेंट, और डाइपोल मोमेंट भी इधर ही जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो हमने ऑलरेडी डाइपोल के बारे में समझ लिया है। ठीक है, अब ये तो जनरल केस हो गया। ठीक है, दिस इज आवर जनरल केस, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। चलो एक स्पेसिफिक केस देखते हैं। स्पेसिफिक केस क्या है, इफ़ R इज़ वेरी वेरी लार्ज देन L, मतलब ये डाइपोल बहुत ही छोटा लेंथ का है, या ये डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, और तुमने बहुत दूर एक पॉइंट ले लिया है। मतलब तुमको गिवन है कि डाइपोल का सेपरेशन जो है या चार्जेस का सेपरेशन है माइक्रोमीटर में, और तुमको कुछ सेंटीमीटर दूर पूछा, मतलब ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो तुम्हारा तुमने लिया है R सेंटर से वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है डाइपोल लेंथ से। तो वो केस में एक अप्रॉक्सीमेशन आता है। अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, ज़रा देखो। अप्रॉक्सीमेशन ये हो जाएगा कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को मैं नियरली R स्क्वायर ले सकता हूँ, बिकॉज R इज़ वेरी वेरी लार्ज देन L, राइट। ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2kP इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R रेज टू 4। ये R रेज टू 4 से R कैंसिल होकर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये एक्सप्रेशन तुमको भूलना नहीं है, याद रखो, लिखने दो मुझे पहले, अभी मत याद कर लो। सो 2kP अपॉन R रेज टू 3, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P एंड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है जो R डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो उस पॉइंट पे फील्ड जो आती है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2kP अपॉन R क्यूब, जिसमें P क्या है ध्यान देना, वेयर दिस P इज Q इंटू 2L, ये मत भूलना। Q इंटू 2L मतलब ये डाइपोल मोमेंट है। ओके, ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। डाइपोल की वजह से फील्ड हमने निकाल लिया है, एक्सिस पे
सेंटर से कोई भी डिस्टेंस तुमको दे दे तो तुम वहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। गिवन द कंडीशन r इज़ वेरी वेरी लार्ज देन l। अगर नहीं है, अगर कंपैरिजन में है r l के, तो तुम यही फॉर्मूला यूज़ करोगे जनरल वाला मैग्नीट्यूड के लिए, और वेक्टर फॉर्म में यही यूज़ करोगे। इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस वेक्टर साइन डाल देना, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। यहाँ जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे करते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया ये किस पॉइंट पे निकाला है। एक्सिस के अलोंग कोई भी एक पॉइंट, जैसे यही पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यही पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो नेगेटिव की वजह से फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज के पास में आ गए हो तुम, और पॉजिटिव की फील्ड वीक हो जाएगी। पॉजिटिव की फील्ड अवे जाती होगी, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आ रही होगी। तो ऑफकोर्स नेगेटिव का फील्ड स्ट्रांग है, मतलब रिजल्टेंट फील्ड इधर ही आ रहा है, तो अभी भी ये अलॉन्ग द डाइपोल मोमेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो उसमें मत कंफ्यूज होना कि अगर पॉइंट यहाँ ला के रख दिया तो सर ने बताया नहीं, सेम अप्रोच है और चार्जेस की वजह से फील्ड भी सेम ही बिहेव करने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको जो एक्सप्रेशन मिला है वो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है, मतलब हर पॉइंट पे एक्सिस के अलाउंग कोई भी पॉइंट, एक्सिस के अलाउंग कोई भी पॉइंट पे तुम हो तो वहाँ फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन क्या आया है? एक्सप्रेशन आया है 2kp/r³, जहाँ पे k क्या है? k है 1/4πε0, r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और p क्या है? p है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरा एक केस देख लेते हैं इसी डाइपोल के लिए, दैट विल बी अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट फील्ड देख लेते हैं। सेकेंड केस, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसके पहले हमने एक्सियल लाइन पे पॉइंट लिया था, अब इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट लेते हैं। देखो, ये डाइपोल हो गया मेरा, ठीक है, -q + q, और ये इक्वेटर हो गया मेरा। ठीक है, ऑलराइट, सीधा है ना? चलो ठीक है, सीधा है। ये मेरा इक्वेटर हो गया, या इक्वेटोरियल लाइन ले लेते हैं। सेंटर से ही पास हो रही है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, और ये सेंटर से ये पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है P, लेट इट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मतलब सेंटर से हमको डिस्टेंस दिया है r का, और ये डिस्टेंस कितना है? अभी भी ये l है, और ये डिस्टेंस अभी भी क्या है? l है। ये सब तुमको पता है ना? चलो, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l। ऑलराइट, फील्ड देखते हैं कैसी होगी। जैसे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो +q की वजह से फील्ड किधर जा रही होगी? अवे। तो पहले दोनों को लाइन ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई दोनों की, तो इधर से इसके अलोंग फील्ड अवे जा रही होगी, राइट? तो ये हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, दिस विल बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव की वजह से फील्ड कैसी होगी? ये लाइन ज्वाइन करो इधर, तो फील्ड नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के तरफ आ रही होगी, तो मतलब ये हो गया E नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? ये फील्ड अवे जा रही है, ये फील्ड टूवर्ड्स आ रही है। यस और नो? ओके, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में से, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। करेक्ट, पैरेललोग्राम लॉ से ही आएगा ना? ओके, अब ये दोनों, ओके, तो ये रिजल्टेंट फील्ड है। एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ये दोनों एंगल्स हमको पता नहीं है, तो नेट फील्ड कैसे किस एंगल पे है वो अपने को निकालना पड़ेगा। कंसीडर कर लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। फाइन, क्यों ये एंगल दोनों थीटा है? जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक चीज़ पता है कि ये r डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो इससे भी ये सेम डिस्टेंस पे होगा, इससे भी ये सेम डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये दोनों साइड सेम होने वाली हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे, या ये साइड दोनों में कॉमन है तो उसके ऑपोजिट का दोनों एंगल भी सेम हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, ये थीटा, मतलब क्लियरली दिखाई पड़ रहा है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एक एक कॉम्पोनेंट्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखूँ तो वो तो इधर है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? ऑपोजिट। तो मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? ये ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। ये हो जाएगा 1/4πε0, ये होता है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस पता है r और ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 है, सो दिस विल बी √r² + l²। ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस यही हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी डिस्टेंस यही होगा, r² + l² अंडर रूट में
इसका स्क्वायर करना है नीचे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसका डायरेक्शन अगर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, ये चार्ज से दूर जाती हुई होगी ना फील्ड, वैसी है भी, चार्ज से अवे जा रही है, ठीक है। सेकंड, ई एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, बस डायरेक्शन अलग हो गया है, ये हो जाएगा टूवर्ड्स द चार्ज। ओके, दैट्स ऑल, फाइन। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, मुझे नेट फील्ड निकालनी है ना, तो नेट फील्ड के लिए वेक्टर रेजोल्यूशन लगेगा, देखते हैं। सिंस बोथ द फील्ड्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हमको एंगल एक कुछ आइडिया है कि दोनों 2 थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उनका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय रिजॉल्विंग द 2 फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। दोनों फील्ड वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन मतलब क्या मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ तो तुमको समझ में आएगा क्या रेजोल्यूशन का बात कर रहा हूँ। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे जा रही है, ये सुनो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इनका रिजल्टेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला है कि ये रिजल्टेंट है। हमको एक चीज़ पता है कि ये फील्ड और ये फील्ड दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना। एक सेकेंड, ठीक है, अरे यार डायग्राम ही नहीं, फाइन। ये हमको पता है ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। वही डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा ई पॉजिटिव का कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई नेगेटिव का कॉस थीटा। अच्छा, इनके साइन थीटा कंपोनेंट्स किधर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाते हुए होंगे, तो ये हो जाएगा ई पॉजिटिव का साइन थीटा कंपोनेंट, इसका साइन थीटा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई नेगेटिव का साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ई पॉजिटिव का साइन थीटा और ई नेगेटिव का साइन थीटा एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, मतलब दीज आर बेसिकली 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स जो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ रही है, जो ये जो ई नेट है, ये ई नेट सिंपली दोनों के कॉस कंपोनेंट्स को ऐड करके मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ई नेट मिल जा रहा है डायरेक्टली, सो देयरफॉर ई नेट इज 2 टाइम्स ई पॉजिटिव, या जो भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैं इसको सिंपली 2e cos थीटा लेके चलता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने का टाइम आ गया है, ये हो जाएगा 2e की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बचा cos थीटा। cos थीटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये थीटा है तो cos के लिए हमको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, तो एडजेसेंट साइड कितना है, l, हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन सारा कुछ हो गया है, बस अब सिंप्लीफाई करने का बात बाकी है। ये देखो, ये q है, ये 2l है, तो मैं इसको q इंटू 2l अलग से रखता हूँ, जो तुमको पता है मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1 है पूरे का, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। ये जिसको समझ में नहीं आया है, इसको सेपरेटली सॉल्व करना है एक बार, तो तुमको समझ में आएगा। या मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, जैसे ये आर स्क्वायर रेस टू 1 है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ है क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 1 प्लस हाफ होता है 3/2, सिंपल एज दैट। ये नेट फील्ड आ रही है, ज़रा देखते हैं। नेट फील्ड का जो टोटल वैल्यू आ रहा है ई नेट, वो क्या मिल रहा है, यहाँ से q इंटू 2l हो जाएगा p, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k ले लेता हूँ, तो kp अपॉन ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। ये आया नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हमको चाहिए था ऑन अ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड आ रहा है वो
k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 है। ज़रा ध्यान देना कि इसका अभी तक हमने डायरेक्शन नहीं लिखा है। डायरेक्शन नहीं लिखा है मतलब क्या कि अगर इसका डायरेक्शन में लगाऊंगा तो नेट जो फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट है ना। तो यहाँ अगर मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा विद वेक्टर। तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं और इसका एक सिंप्लीफाइड केस भी देखेंगे। ओके, देखो इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट मैं क्लियर करूँ। डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका वेक्टर फॉर्म जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा फील्ड का, वो देख लेते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ या यही एक्सप्रेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये कैसा दिखेगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म विल बी -kp अपॉन क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, फिर वही बात जो हमने पिछले इसमें अप्लाई की थी कि इफ़ r इज़ वेरी वेरी लार्ज देन l, मतलब डाइपोल का जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, उसके कंपैरिजन में जो लेंथ तुमको दी हुई है वो काफ़ी बड़ी है, या जिस लेंथ पे तुमको फील्ड निकालना है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू l। सो विल अप्लाई इफ़ r इज़ वेरी वेरी लार्ज देन l, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जैसे पिछले वाले केस में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली आर स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली आर स्क्वायर हो। एल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, मतलब एल टेंड्स टू 0 ऐसे बोल सकते हैं, बट जाने दो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ये आ रहा है के पी अपॉन ये आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर तो हट गया, यानी ये आर स्क्वायर रेज टू 3/2 है, करेक्ट। तो ये है आर स्क्वायर रेज टू 3/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से ये रेज टू हाफ है और ये 2 है, तो 2 कैंसिल, यानी तुमको मिल रहा है के पी अपॉन आर क्यूब। देखो जो पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये है kp अपॉन आर क्यूब, मतलब इक्वेटर पे जाके फील्ड एक्सिस की आधी हो जाती है, समझा। इक्वेटर पे जाके फील्ड एक्सिस की आधी हो गई है, मतलब इक्वेटोरियल वाली जो फील्ड है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो एक्सियल वाली जो फील्ड है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेटोरियल वाली फील्ड मिल जा रही है। तो दैट्स द आइडिया, इक्वेटर पे जाके फील्ड एक्सिस की आधी हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन या रिजल्ट तुम यहाँ से याद रख सकते हो। क्या याद रखोगे, देयरफॉर E एट इक्वेटर इज़ हाफ ऑफ E ऑन एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड वाइज ट्रू है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, तो इक्वेटोरियल पे मिल गई है फील्ड, एक्सिस पे भी मिल गई है फील्ड, और ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट व्हेन r इज़ वेरी वेरी लार्ज देन l। दोनों केसेस में, वहाँ 2 kp बाय आर क्यूब था, यहाँ kp बाय आर क्यूब था, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो एडिशनल बातें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन करो। ओके चलो, आई होप सबको समझ में आया होगा क्या हुआ है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कैलकुलेट किया है, 2 पॉइंट्स पे कैलकुलेट किया है या 2 रीजन्स में कैलकुलेट किया है। एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट तुमको दे तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, और इक्वेटर के अलोंग कोई भी पॉइंट तुमको दे तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना ये बात। ओके, ये तुम जब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा ना नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, तो वहाँ पे हम पोटेंशियल भी निकालेंगे इसी डाइपोल की वजह से, ठीक है। जिस डाइपोल की वजह से हमने फील्ड निकाला है ना, ऐसे ही एक डाइपोल की वजह से हम पोटेंशियल भी निकालेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, इनफैक्ट वहाँ पे हम किसी जनरल पॉइंट पे भी निकालेंगे। मतलब यहाँ हमने कोई जनरल पॉइंट नहीं लिया है ना, मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो तुम्हारे पॉइंट या तो एक्सिस के अलॉन्ग होते थे या तो इक्वेटर के अलॉन्ग। कोई तुमको यहाँ पॉइंट दे देगा और बोलेगा फील्ड निकालो, तो क्या करोगे। अब ये वाला पॉइंट सेंटर से है कुछ डिस्टेंस r पे, बट कुछ एंगल थीटा पे भी तो है, ऐसा नो। तो ये कुछ जो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, थोड़ा इसको ट्राई करो डिराइव करने का, ठीक है। बाकी सारे बच्चे ट्राई करो,
बट ट्राई करो इसको डिराइव करने का। इफ़ यू कैन डिराइव इट इट्स वेल एंड गुड, नहीं डिराइव कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, अगर तुमको चाहिए कि मैं डिराइव करूँ तो मुझे कमेंट में बताओ, आई विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, चलो अभी फ़िलहाल हम उतना कर रहे हैं जितना हजम हो सके। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉर्क experienced by an electric dipole placed in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझता है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो टॉर्क कितना होता है। तो पहले तो हम समझेंगे कि टॉर्क एक्सपीरियंस करता ही क्यों है। ठीक है, अगर टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो कितना है, तो फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाई इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। सपोज ये वो फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमको पता है पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ यूनिफॉर्म। तो लेट दिस बी दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये एक डाइपोल ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये है डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, और हमको पता है माइनस से प्लस जाने वाला इसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। ओके, लेट्स कंसीडर ये जो डाइपोल मोमेंट है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है फील्ड से। अब समझते हैं इस पे फील्ड टॉर्क लगाएगा ही क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार्जेस हैं डाइपोल में, तो फील्ड क्या करता है, चार्जेस पे फोर्स लगाता है ना। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी फील्ड लाइंस की। तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। करेक्ट, ये हो जाएगा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। करेक्ट, तो इट्स लाइक ये देखो, ये मार्कर का एग्जांपल ले लो। ये मार्कर ऐसे है, तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है। ये तुम्हारा डाइपोल है, इस चार्ज को फील्ड इधर खींच रहा है, इस चार्ज को फील्ड इधर खींच रहा है। तो ये क्या है, टॉर्क ही तो हुआ ना। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे टॉर्क नहीं, यहाँ पे कपल लग रहा है। सो दिस इज टॉर्क ड्यू टू अ कपल। सो देयर आर टू फोर्सेस विच आर फॉर्मिंग अ कपल एंड दैट कपल इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, और दैट कपल इज प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी रोटेशन। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले तो फोर्सेस का वैल्यू पता होना चाहिए। एक बार फोर्सेस का वैल्यू पता हुआ तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। टॉर्क हमको पता है, सिंस मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जिसको पता नहीं है, टॉर्क ड्यू टू अ कपल इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ। एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं और दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, वो पता होना चाहिए। यहाँ इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस ये क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, प्लस ये फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ जो फील्ड है वही यहाँ भी फील्ड है। तो फील्ड जब तक सेम है फोर्स भी सेम लगेगा। एंड लास्टली आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, चलो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए रखा है जिसको टॉर्क के बारे में कुछ नहीं पता है, टॉर्क ड्यू टू अ कपल निकालते कैसे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रखा है। फाइन, हम निकालते हैं फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स ऑन पॉजिटिव विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन नेगेटिव। फॉर्मूला पता है हमको, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जिसको जिसको नहीं पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर देखो 03, हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज ना। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, सिंपल एज दैट। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q रखा है तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो दोनों के लिए फोर्सेस का वैल्यू सेम है, Q इंटू ई। टॉर्क निकाल लेते हैं। सो आई विल जस्ट राइट अ फ्यू लाइन्स। सिंस द टू charges of the dipole experience equal and opposite forces due to the external electric field. Okay,
जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रही है। सो देयरफॉर द टू फोर्सेस, अब ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ये उनके लिए था जिनको टॉर्क के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल and torque due to a couple will be torque equal to force multiplied by perpendicular distance, करेक्ट। फोर्स कितना है, फोर्स है Q इंटू E, राइट, ओके। R परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। R परपेंडिकुलर क्या होगा ज़रा समझते हैं। ये फर्स्ट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये सेकंड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यही है आर परपेंडिकुलर। दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही है ना। इसको मत बोल देना दोनों फोर्सेस में डिस्टेंस है डिस्टेंस बट परपेंडिकुलर नहीं है ना, मतलब दोनों फोर्सेस उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब ये वो डिस्टेंस है जो दोनों फोर्सेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू निकालनी है, दिस इज आवर आर परपेंडिकुलर। मैं यहाँ थोड़ा साइड में इसको बना लेता हूँ और डिराइव निकाल लेता हूँ। ये है डाइपोल का लेंथ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर जो हमको निकालना है, और हमको पता है ये एंगल थीटा है, राइट। देखो ना, ये थीटा तो ये भी थीटा ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। फंस रहे हो तो थोड़ा ज्योमेट्री देखो, बट कोई बात नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये थीटा का ऑपोजिट साइड है ना। तो आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर या साइन थीटा मैं पहले निकालूँ, सो साइन थीटा विल बी आर परपेंडिकुलर अपॉन 12, राइट, हाइपोटेन्यूज। तो आर परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 12 साइन थीटा। ये यहाँ साइड में रखो, सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 12 साइन थीटा, सिंपल एज दैट। Q इंटू 12 देखा हुआ लग रहा है ना, Q इंटू 12 देखा हुआ लग रहा है। Q इंटू 12 क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो दिस इज PE साइन ऑफ थीटा। ये आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ओके। अच्छा, अब ये भी एक्सप्रेशन देखा हुआ लग रहा है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का वैल्यू ऐसे लिखा है, जैसे हमने वेक्टर्स चैप्टर में देखा होगा कि इफ़ अ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ AB साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड अगर ये है, तो जो वेक्टर होता है वो A क्रॉस B हो सकता है और B क्रॉस A भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन। मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, ऑफकोर्स हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है वो B क्रॉस A के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो यहाँ से दो चांसेस है कि जो टॉर्क का वेक्टर होगा वो या तो P क्रॉस E हो सकता है या तो E क्रॉस P भी हो सकता है। तो कैसे पता चले कि कौन सा डायरेक्शन करेक्ट है, तो ज़रा टॉर्क का डायरेक्शन देखो और P क्रॉस E करके देखो, जो डायरेक्शन मैच करे वही टॉर्क का डायरेक्शन है। जैसे देखो, टॉर्क का डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में ये रोटेट होगा डाइपोल, तो ये ऐसे रोटेट होने वाला है ना, इधर से ये खींचेगा इधर से ये, मतलब ये रोटेशन ऐसा है, मतलब ये कैसा रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज। मतलब टॉर्क का डायरेक्शन एक्चुअल क्लॉकवाइज है। तो क्या करने पे क्लॉकवाइज मिलेगा, P क्रॉस E करने पे मिलेगा क्लॉकवाइज या E क्रॉस P। अगर मैं P के डायरेक्शन में रखूँ ये फिंगर्स को और E की तरफ कर्ल करूँ तो देखो P क्रॉस E करके मुझे क्लॉकवाइज कर्लिंग मिल रही है, राइट और नॉट। तो मतलब P क्रॉस E करेक्ट है, बट वही E क्रॉस P करूँ यानी E इधर है P इधर है, तो ये देखो ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज कर्ल मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उधर ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी होना चाहिए। सो सिंस P क्रॉस E इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको मैं क्लॉकवाइज लिखता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड टॉर्क इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज, सो देयरफॉर टॉर्क वेक्टर इज P क्रॉस E, और यही क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पे PE साइन थीटा मिल जाता है, ठीक है, सिंपल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यही तुमको डिराइव करना था कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E एट एन एंगल थीटा, क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दें एट एन एंगल थीटा। तो ये वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है
इसको नोट डाउन करो, सिंपल सा एक्सप्रेशन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा 2-3 बातें इसके टर्म्स में कर लेते हैं, जैसे ये थीटा का अलग अलग केसेस देख लेते हैं, ठीक है, और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, ओके, नोट डाउन किया है। चलो कुछ 2-3 केसेस देख लेते हैं इसके, फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सप्रेशन रखो साथ में, एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे। तो हमको मिला है सिंस टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, केसेस देखते हैं, केसेस क्या क्या हैं। फर्स्ट केस, इफ़ थीटा इज़ 0 और 180। हमको पता है थीटा जब 0 होता है या 180 होता है, दोनों के लिए साइन थीटा का वैल्यू 0 ही होता है ना। तो मैं दोनों केस एक साथ में ले रहा हूँ, परेशान मत हो जाना। थीटा 0 या 180 दोनों में साइन थीटा 0 हो जाएगा, मतलब टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस में कैसा है सिचुएशन, सिचुएशन ऐसा है दैट व्हेन द डाइपोल इज ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, 0 सोचो कहाँ होगा, 0 एंगल कब होगा, जब ये डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा ना ऐसे, तो यही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यही फील्ड का डायरेक्शन, तो एंगल 0, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम सोचो 180 कब होगा, सोच सकते हो 180 कब होगा। 180 मतलब जब ये डाइपोल को घुमा के ऐसे रख दिया, इधर था तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही था, ये इधर आ गया 0, बट इसी को घुमा के उल्टा कर दूं तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, यहाँ से इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज द केस। इन दोनों केसेस में टॉर्क 0 लगने वाला है। कैसे, सोच लो ज़रा। देखो, जब ये डाइपोल, इमेजिन करो ये कैप का जो डायरेक्शन है, या कैप जिधर है वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो जब ये ऐसे है तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को इधर खींचेगा और इसको इधर। इसको खींचो, क्या ये रोटेट होने वाला है, नहीं ना, कि रोटेट हो जा रहा है किसी से, ये रोटेट नहीं होगा, राइट। बट जब ये ऐसे था तो इसको फील्ड ऐसे खींचता था, इसको इधर, तो ये रोटेट होता था। यहाँ फील्ड ऐसे ही खींच ही रहा है बट रोटेट नहीं हो रहा है, तो ये केस में टॉर्क 0 है। दूसरा केस देखो, इसी को घुमा के 180 एंगल पे कर दिया, फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर। अब फील्ड ये पॉजिटिव वाले को इधर खींचेगा, नेगेटिव वाले को इधर खींचेगा, मतलब इसको ऐसे दोनों तरफ से प्रेस कर रहा है, तो भी तो ये रोटेट नहीं होगा ना। रोटेट होगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे खींच के भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों केसेस में टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। एक लास्ट केस, सेकंड, इफ थीटा इज 90, थीटा 90 है, मतलब इसी डाइपोल को ऐसे 90 डिग्री पे रखा है फील्ड से, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा 1 होता है, यानी ये आ जाएगी P इंटू ई। तो ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जब डाइपोल यहाँ ना होके ऐसे 90 डिग्री पे आ जाए तो इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, ऐसे करने पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ, ऐसे करने पे ये है, मतलब और कम होते जा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे करने पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 2 केसेस थे जो हमको पढ़ने थे इस टॉर्क के केस में। कब टॉर्क मिनिमम होता है, यहाँ चाहिए तो लिख दो, दिस इज टॉर्क 0। कब टॉर्क मिनिमम होता है और कब टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये जो केस है ना, इसको स्टेबल सिचुएशन भी बोलते हैं, इसको अनस्टेबल सिचुएशन भी बोलते हैं। मतलब डाइपोल स्टेबल तब होगा जब वो 180 पे हो, या 180 पे हो या 0 पे हो, और अनस्टेबल कब होगा, जब वो 90 पे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। विल स्टॉप इट हियर फॉर द डे। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो बिंदास। आई होप मैं समझा रहा हूँ तो तुमको समझ में भी आ रहा है पढ़ने पे। चलो, ओके, विल स्टॉप इट हियर। बाय एवरीवन एंड थैंक यू।